कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। हल्दी का फंक्शन हो चुका था। मेहंदी और संगीत की तैयारियां हो रही थी। दिव्या भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने अपने फ्रेंड्स को भी शादी में इनवाइट किया हुआ था, जो आ चुकी थी, जिनमें से एक का नाम माहिरा और एक का नाम सायसा था। उन दोनों के साथ ही मेहंदी के लिए वो बाहर आई। समय कम होने के कारण मेहंदी और संगीत का फंक्शन एक ही समय पर था, क्योंकि कल सुबह ही शादी भी थी। आकर्ष का फंक्शन में शामिल होने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सितारा की वजह से उसे इन सब में शामिल होना पड़ रहा था, क्योंकि दिव्या उसे जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। जब से आकर्ष ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, तब से ही उसका सितारा के प्रति रवैया बदल चुका था। अब बात बात पर या तो वो सितारा की बेइज्जती करती या फिर उसे नीचा महसूस करवाती। ऐसे में दिव्या सितारा का दिल ना दुखा दे, इसलिए आकर्ष को बेमन से ही सही लेकिन मेहंदी और संगीत में शामिल होना पड़ रहा था। मेहंदी वाली ने दिव्या को मेहंदी लगानी शुरू कर दी। सितारा जो उसके पास से गुजर रही थी, दिव्या ने उसे देखा तो जल्दी से अपनी फ्रेंड माहिरा को इशारा किया। उसका इशारा पाकर माहिरा ने सितारा को आवाज़ लगाई और बोली, आओ सितारा, तुम भी मेहंदी लगवा लो, क्या पता तुम्हें भी कोई दूल्हा मिल जाए। सितारा उसकी आवाज़ सुनकर रुकी और उसके पास आकर बोली, आप लोग ही लगाइए मेहंदी, क्योंकि ना ही मुझे मेहंदी की ज़रूरत है और ना ही किसी दूल्हे की। अरे लगवा लो, इन दोनों की ही तुम्हें बहुत ज़रूरत है। आखिर कब तक यूं दूसरों के दूल्हों पर डोरे डालती रहोगी। अब सायसा ने हंसते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो सायसा, क्यों बेचारी का दिल दुखा रही हो। इस वक्त वो वैसे ही इतनी परेशान है। उसका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड उसे छोड़कर मुझसे शादी कर रहा है और तुम उसे ही परेशान कर रही हो। दिव्या ने अपनी तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, वहम है तुम्हारा कि मैं दुखी हूँ। तुम दोनों की शादी की शायद सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। अच्छा होगा तुम भी मुझ पर ध्यान देने के बजाय अपनी शादी पर ध्यान दो, वरना मेहंदी की तरह तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी भी बिगड़ जाएगी। सितारा ने उसे उसकी मेहंदी की तरफ इशारा कर कहा। दिव्या ने नज़रें घुमाकर अपनी मेहंदी की तरफ देखा तो उसके हाथ की सारी मेहंदी खराब हो चुकी थी। सितारा को नीचा दिखाने के चक्कर में उसने अपनी ही मेहंदी खराब कर ली थी। वो पलटकर उसे जवाब देने लगी, लेकिन तब तक सितारा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई थी। आकर्ष जो थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था, उसे दिव्या के ये सब कहने पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन सितारा का जवाब सुनकर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। वो यही तो चाहता था कि सितारा समझे कि दिव्या वो नहीं है जो दिखने की कोशिश करती है। उसने जो झूठ का जाल बनाया वो खुद उससे बाहर आए और ना सिर्फ ये शादी तोड़े बल्कि उसे इस घर से बाहर भी निकाल दे। दाई माँ बेमन से ही सब रस्में कर रही थी। उन्होंने तो हमेशा से ही आकर्ष के लिए सितारा को पसंद किया था। वो दिल से चाहती थी कि दोनों एक दूसरे को अपना लें और ज़िंदगी भर साथ रहें, क्योंकि सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे की अधूरी ज़िंदगी को पूरा कर सकते थे। लेकिन सितारा की जिद की वजह से वो भी चुप थी। मेहंदी लगने के बाद संगीत का फंक्शन शुरू हो गया। प्रेगनेंसी की हालत में दिव्या को नाचना नहीं चाहिए था, लेकिन वो लगातार डांस कर रही थी। दाई माँ ने भी उसे कई बार रोकने की कोशिश की, क्योंकि एक दाई होने के नाते वो किसी भी औरत को ऐसी हालत में कोई गलती नहीं करने दे सकती थी। लेकिन दिव्या ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और लगातार अपनी सहेलियों के साथ नाचती रही। तभी उसने स्टेज पर खड़े होकर अपने हाथों में माइक लिया और सबको ग्रीट करने के बाद बोली, मेरी और आकर्ष की शादी का सबसे बड़ा क्रेडिट सितारा को जाता है। उसी की वजह से हम दोनों की ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आई हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो हमारी खुशियों में शामिल हो। आज उसके सबसे अच्छे दोस्त का संगीत है, तो एक डांस तो उसकी तरफ से बनता ही है। अरे सबको पता चलना चाहिए कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। उसकी अनाउंसमेंट सुनकर आकर्ष अपनी जगह से खड़ा होने लगा, लेकिन दाई माँ ने उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि इतने सब मेहमानों के बीच आकर्ष की इज्जत का तमाशा बने। दिव्या का क्या था, उसके लिए तो इज्जत जैसा शब्द मायने ही नहीं रखता था। सितारा जो एक तरफ खड़ी दूर से ही आकर्ष को अपनी आंखों में भर रही थी ताकि चैन से यहाँ से विदा ले सके, वो दिव्या की अनाउंसमेंट सुनकर एकदम हैरान रह गई।
वो जानती थी कि दिव्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या का असली चेहरा कौन सा है, वो जो उस वक्त बेचारी बनने की कोशिश कर रही थी, या फिर अब जो हर वक्त पर उसे नीचा दिखाती रहती है और तरह तरह के तंज कसती है। वो बार बार यही सोचती कि कहीं उसने आकर्ष को उससे शादी करने के लिए मजबूर कर कोई गलती तो नहीं कर दी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे थे तो सितारा को मजबूरन स्टेज की तरफ जाना पड़ा। दिव्या ने इशारा किया तो डीजे ने गाना प्ले कर दिया। ढोलक में ताल है पायल में छन छन, होए ढोलक में ताल है पायल में छन छन। सितारा ने आकर्ष की तरफ देखा जो गुस्से में उसे देख रहा था, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा था सितारा के खुद की वजह से हो रहा था। मुस्कुराहट के साथ सितारा ने डांस करना शुरू किया तो दिव्या के चेहरे में एक विजयी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख आकर्ष ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। दिव्या जो एक तरफ खड़ी थी, सितारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे आकर्ष के साथ बिठा दिया और उन दोनों की नज़रें उतारते हुए वापस से स्टेज पर आकर वो पैसे ढोल वाले को दे दिए और एक बार फिर से नाचने लगी। गाना खत्म होते होते उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जिसे छुपाने के लिए वो पर्दा गिरते ही पीछे की तरफ भाग गई। आकर्ष ने घूरकर दिव्या को देखा जो उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी उसका गला दबा दे, लेकिन बहुत मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल किया। वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उस तरफ गया जहाँ पर सितारा गई थी। तुम तो कह रही थी बहुत खुश हो तुम हम दोनों की शादी से, लेकिन तुम्हारी आंखों की नमी तो कुछ और ही बता रही है। आकर्ष ने सितारा को देखते हुए कहा जो अपने कमरे में आईने के सामने अपनी आंखें साफ कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आंख में कचरा चला गया था तो मैं तो बस उसे ही साफ कर रही थी। इश्क का इजहार करने के बाद पागल बनाते लोग तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम पहली हो जो इजहार से पहले ही पागल बना रही हो। खैर, मैं तो पूछने आया था कि तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई। मैं मेहंदी लगवा कर क्या करती, जिसकी शादी है मेहंदी भी उसे ही लगेगी। इसलिए तो पूछ रहा हूँ तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई। आकर्ष के सवाल पर सितारा ने उसे देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि आकर्ष उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया था। वो उसकी नमी से भरी आंखों में देख रहा था, जिसकी वजह से सितारा को अपने होठ सूखते हुए महसूस हो रहे थे। हमें बाहर चलना चाहिए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे, उसने अपनी बढ़ते सांसों को काबू कर बड़ी मुश्किल से कहा। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार है, आकर्ष ने बड़ी कशिश भरी आवाज़ में कहा। आकर्ष इस वक्त उसके इतने ज़्यादा करीब था कि उसकी सांसें भी सितारा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो उसे खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे एक सुकून सा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर पहले दिल जो रो रहा था, अब उसे चैन सा मिलता हुआ महसूस हो रहा था। सुना है कहते हैं मेहंदी का रंग जितना ज़्यादा गहरा होता है, पति अपनी पत्नी से उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। लोगों के हाथ मेहंदी से सिर्फ पीले होते हैं, लेकिन तुम्हारे गहरे लाल होंगे, क्योंकि आकर्ष का प्यार अपनी सितारा के लिए हद से भी ज़्यादा है। आकर्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो सितारा एकदम से सुन्न रह गई। उसने आकर्ष के हाथों में पकड़े हुए अपने हाथ देखकर, जिन पर मेहंदी से आकर्ष और सितारा दोनों का नाम लिखा था, वो एकदम हैरान रह गई। उसे पता भी नहीं चला कि कब आकर्ष ने उसके दोनों हाथों पर ये नाम लिख दिए। उसने जल्दी से आकर्ष को धक्का दिया और वॉशरूम की तरफ भागी। उसे भागते देख आकर्ष जोर से बोला, अब जितना मर्जी हटाने की कोशिश कर लो, लेकिन ये प्यार का रंग अब बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए कमरे से चला गया। सितारा बाथरूम में अपने हाथों से वो मेहंदी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच में मेहंदी का रंग काफ़ी गहरा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर दिव्या ने उस हाथों में ये मेहंदी देख ली तो फिर से कोई तमाशा खड़ा कर देगी। अगली सुबह हो चुकी थी। सितारा ने दोनों हाथों से अपनी आंखें मलते हुए आंखें खोली तो सबसे पहले नज़र उसकी अपने हाथों पर लगी हुई मेहंदी पर ही गई, जिस पर आकर्ष और सितारा दोनों का नाम लिखा हुआ था और उन्हें हार्ट की शेप दी गई थी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान जाती रही। आज आप हमेशा के लिए किसी और के हो जाएंगे, इसके साथ ही हमारे रिश्ते का कच्चा धागा भी टूट जाएगा। जाना चाहती थी मैं यहाँ से, लेकिन जा नहीं पाई, क्योंकि अगर मैं चली गई तो आप दिव्या से शादी नहीं करेंगे
और मैं नहीं चाहती कि मैं जाती आपको अकेलापन दे जाऊं। अगर शादी हो गई तो एक ना एक दिन आप दिव्या को भी अपना लेंगे, और वैसे भी आपका बच्चा तो होगा ही, जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखेगा। बेमन से ही सही वो उठी और तैयार होने बाथरूम में चली गई। दिव्या भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसका डिज़ाइनर उसके लिए शादी का जोड़ा देने आया था, जिसे सितारा ने रिसीव किया और उसे देने के लिए उसके कमरे में आ गई। सितारा कमरे में पहुंची तो दिव्या किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सितारा कुछ देर यूं ही खड़ी रही, लेकिन जब दिव्या ने नोटिस किया कि सितारा उसके दरवाजे पर खड़ी है तो उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और खींचते हुए बोली, कमरे में आने से पहले नॉक नहीं कर सकती क्या? इतने भी मैनर्स नहीं है तुम में। सितारा का चेहरा इस वक्त एकदम ब्लैंक था। वो बस दिव्या को देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त दिव्या के लिए बहुत से सवाल नजर आ रहे थे, लेकिन खुद को नॉर्मल कर उसने वो शादी का जोड़ा बेड पर रखा और बोली, मैं सिर्फ ये पार्सल तुम्हें देने आई थी। दरवाज़ा ज़रूर नॉक करती अगर दरवाज़ा बंद होता। आगे से अगर तुम चाहो कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे तो दरवाज़ा बंद ही रखना। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है? बहुत बदतमीजी से जवाब देने लगी हो। आकर्ष ने बहुत ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। इज्जत और तमीज़ ये वहीं दी जाती है जहाँ सामने वाले की इसे लेने की हैसियत हो। और आकर्ष ने मुझे सिर पर नहीं चढ़ाया, बस मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जो शायद तुम्हें किसी ने किसी की करनी सिखाई नहीं होगी। खैर, मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम हो गया, अब चलती हूँ, सितारा ने कहा और बाहर जाने के लिए बढ़ गई। रुको, दिव्या की आवाज़ पर उसके कदम रुके। वो वापस मुड़ी तो दिव्या उसकी तरफ बढ़ी और बोली, ये शादी का जोड़ा आकर्ष ने मेरे लिए पसंद किया है और आज जो वो पहनने वाला है वो मेरी पसंद का है। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? सितारा ने अपनी भवें उचकाते हुए पूछा। वो इसलिए ताकि तुम्हारे मन से वहम निकल जाए कि अब आकर्ष को तुम्हारे दिए कपड़ों की ज़रूरत होगी। आज से उनके हर काम के लिए मैं उनके साथ रहूंगी, तो अब तुम्हें उनके कमरे में जाकर स्पेशली उनके लिए कपड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसने तंज कसते हुए कहा। अब मैं चलूं? सितारा ने कहा। इतने में दिव्या की दोस्त माहिरा और सायसा भी वहां पर आ गई। दिव्या अभी भी सितारा को गुस्से से देख रही थी, लेकिन सितारा उसे नज़रअंदाज कर वहां से बाहर आ गई। बस जल्दी से शादी हो जाए, उसके बाद मैं दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी असली औकात। सबसे पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर फेंकूंगी। अपने कमरे में आने के बाद सितारा ने अच्छे से दरवाज़ा बंद किया और अपना फ़ोन ढूंढने लगी। मंडप सज चुका था। दिव्या भी तैयार हो चुकी थी। आकर्ष अपने हाथों में सेहरा लिए अपने कमरे में बैठा था। अगर मैं चाहता तो एक पल में ही उस दिव्या का पर्दाफाश कर तुम्हारे सामने सच्चाई ला सकता था, लेकिन मैंने चाहा था कि तुम अपनी फीलिंग्स को समझो, तुम्हें एहसास हो कि तुम भी मुझे चाहती हो और किसी और के साथ मुझे नहीं देख सकती। जिस तरह तुम जबरदस्ती उसे इस घर में ही लेकर आई, वैसे ही उसे बाहर भी निकाल फेंको और खुद ये शादी रोक दो, लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मैं अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। ये ज़िंदगी तुमसे भी जुड़ी है। तुम्हारे बिना मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं ला सकता। अगर मैंने ये गलती कर दी तो सारी ज़िंदगी मुझे पछतावा रहेगा। लेकिन शायद इस शादी के अलावा अब और कोई हल नहीं है। इस शादी का होना ही शायद सारी मुश्किलों का हल है। कहते हुए उसने वो सेहरा पहन लिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बुलाया तो दाई माँ ने राकेश को आकर्ष को लेने और माहिरा और सायसा को दिव्या को लेने भेज दिया। दोनों मंडप में आए और पंडित जी ने शादी की पूजा शुरू कर दी। दिव्या के तो मन में इस वक्त शहनाइयाँ बज रही थी। आकर्ष को जब उसने धोखा दिया था तब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। मुंबई में उसका बिजनेस टॉप लेवल पर चल रहा था और जिस तरह से उसका नाम दोबारा ऊपर हो रहा था, उसे पूरी उम्मीद थी कि वो जल्द ही अपना सब कुछ वापस पा लेगा। आकर्ष के साथ शादी करके उसे उसके बच्चे का बाप भी मिल जाएगा और उसकी पूरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। एक एक कर पंडित जी ने शादी की सारी विधियां करनी शुरू कर दी। पहले फेरे हुए और फिर मंगलसूत्र और सिंदूरदान की रस्म हुई। जैसे ही पंडित जी ने संपन्न की घोषणा की, तभी सितारा हाफते हुए वहां आई और बोली, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती।
उसे इस तरह हाँफते हुए देख सब हैरान थे और उसकी बात जो उन्हें और भी ज़्यादा हैरानी में डाल रही थी। वो अंदर आई और जल्दी से आकर्ष के पास चली गई। नहीं, आप ये शादी नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है आपको इस शादी के लिए मजबूर करके, लेकिन अब ये शादी नहीं होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम दोनों की शादी हो चुकी है। और दिव्या को देखकर सितारा का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपने होठों को वापस में भींच लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि वहां हर किसी को कुछ पलों के लिए वो गूंज अपने कानों में सुनाई देती रही। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। कहते हुए दिव्या भी सितारा पर हाथ उठाने लगी, लेकिन सितारा ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और बोली, तुम्हारी वजह से मैंने कितना दिल दुखाया आकर्ष जी का, उन्हें इस शादी के लिए मजबूर किया, उन पर इतना बेहुदा इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से इतने दिनों से उन्हें इतना सब कुछ कहती रही, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी, मैं कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हें इस घर में जगह देकर। तुम तो अपने बच्चे की भी सगी नहीं हुई। सितारा की बात सुनकर दिव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। बाकी सब लोग भी हैरानी से उन्हें देख रहे थे। सबसे ज़्यादा हैरान तो आकर्ष था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं जानती हूँ तुम मेरे आकर्ष को फंसाना चाहती थी, इसलिए अब हम दोनों की शादी होते देख तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब वो सिर्फ मेरा है, हम दोनों की शादी हो चुकी है और वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। दिव्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा। चुप, बिल्कुल चुप। एक बार गलती कर चुकी हूँ तुम्हारी बातों में आने की, अब दोबारा नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से ना सिर्फ अपना बल्कि आकर्ष का भी बहुत दिल दुखाया है मैंने, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, सितारा ने भी गुस्से से कहा। आकर्ष को चुप देखकर दिव्या की हिम्मत बढ़ चुकी थी। उसने सितारा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए बोली, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मैं अपनी शादी के दिन अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। भूलो मत, ये शादी मेरी वजह से ही होने जा रही थी, लेकिन अब मैं इस शादी को नहीं होने दूंगी। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तुमने इस बच्चे को जरिया बनाकर आकर्ष को तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जान चुकी हूँ कि ये बच्चा आकर्ष का नहीं है। उन्होंने तो कभी तुमसे इस कदर प्यार किया ही नहीं कि तुम दोनों अपने रिश्ते में इतना आगे बढ़ सको। उसकी बात सुनकर दिब्बा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो हकलाते हुए बोली। वहाँ खड़ा हर शख्स उन दोनों की बातों पर हैरान हो रहा था। बकवास मैंने नहीं, तुमने की है, किसी और के बच्चे को आकर्ष का बच्चा बनाकर मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और इस कदर मजबूर कर दिया कि मैं खुद आकर्ष की शादी तुमसे करवा दूं। लेकिन अब मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मैं आकर्ष को भी सारी सच्चाई बता दूंगी। कहते हुए वो आकर्ष की तरफ बढ़ी। आकर्ष ने सियारा बांधा हुआ था। सितारा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन मैं खुद नहीं जानती कि मैंने कैसे दिव्या की बातों में आ गई। मुझे लगा कि एक माँ कभी भी अपने बच्चे को लेकर झूठ नहीं बोल सकती। मैं उसे एक अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन आज ही मुझे पता चला कि उसने आपको सिर्फ पैसों के लिए फंसाया है। वो आपसे शादी कर अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जीना चाहती है, और तो और ध्रुव, जो कि सच में उसके बच्चे का बाप है और उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन आपके लिए दिव्या ने उसे भी ठुकरा दिया। वो दिव्या को वापस से अपनाना चाहता है, लेकिन अब दिव्या आपसे शादी करना चाहती है ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से बिता सके। मैं जानती हूँ आप दिव्या से प्यार नहीं करते और शायद कभी कर भी नहीं पाएंगे। सिर्फ मेरी वजह से आप उससे शादी कर रहे थे, लेकिन अब आपको उससे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सारे वादे आपसे वापस लेती हूँ। प्लीज़ आप ये शादी तोड़ दीजिए। आप मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसने आकर्ष के हाथ को पकड़ उसे हिलाते हुए कहा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों में पकड़ा हाथ आकर्ष का है ही नहीं। उसने जल्दी से चेहरा हटाया। चेहरे के पीछे खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बाकी सब लोग भी हैरानी से उस शख्स को देखने लगे, लेकिन दिव्या तो उस शख्स को देखकर एकदम चौंक गई। वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव ही था,
जिससे दिव्या पिछले 6 महीने से रिलेशन में थी। तुम यहाँ हो तो आकर्ष कहाँ है? सितारा ने चौंकते हुए पूछा। मैं यहाँ हूँ, आकर्ष की आवाज़ पर सितारा ने पलट कर देखा। मतलब आपकी शादी दिव्या से नहीं हुई? सितारा ने खुश होते हुए उससे पूछा। नहीं, और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि अब दिव्या ऑफिशियली ध्रुव की वाइफ है, तो मेरा और उससे शादी का तो सवाल ही नहीं बनता। उसकी बात सुनकर सितारा जल्दी से उसकी तरफ दौड़ी और उसके गले लग गई। आप नहीं जानते मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मेरी गलती की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। थैंक गॉड कि आपने उससे शादी नहीं की, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। अगर तुम अपनी गलती नहीं सुधारती तो मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता। आकर्ष ने भी सितारा की पीठ पर अपनी बाहें कसते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं मानती इस शादी को। मेरी शादी आकर्ष से हुई है, ना कि इससे। दिव्या ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। क्यों क्यों नहीं मानती इस शादी को? आखिर तुम्हें यही तो चाहिए था कि तुम्हारे बच्चे को एक बाप का प्यार मिले, तुम्हें एक बीवी का दर्जा मिले, तो ध्रुव क्यों नहीं? वो तुम्हें ये सब दे सकता है। आकर्ष सितारा से अलग होकर बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार। ओह प्लीज़, अब अपना ये ड्रामा बंद करो। अब तो तुम्हारे ड्रामे में मेरी बेवकूफ़ भी नहीं आने वाली। आकर्ष ने कहा तो सितारा ने उसे घूरते हुए देखा। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करोगी तो बेवकूफ़ ही कहूँगा ना। उसने भी उसे आंखें छोटी कर देखते हुए जवाब दिया। उन्हें फिर से वैसे ही नोक-झोंक करते देख दाई माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्लीज़ दिव्या, अब तो मान जाओ। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस बच्चे की भी पूरी जिम्मेदारी लूँगा। प्लीज़ एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। इस बार ध्रुव ने दिव्या को मनाते हुए कहा। ध्रुव तुमसे सच में बहुत प्यार करता है दिव्या, सितारा ने कहा और याद किया कि कैसे आज सुबह ही उसने दिव्या को किसी के फ़ोन पर बात करते सुना था, जब वो उसके कमरे में उसकी शादी का जोड़ा देने गई थी। नहीं ध्रुव, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती। जिस वक्त हमारे बच्चे को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुमने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। ये बच्चा सिर्फ मेरा ही तो नहीं, तुम्हारा भी था, लेकिन तुमने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब मैं सिर्फ आकर्ष से शादी करूंगी और अपना इस बच्चे दोनों का फ्यूचर सिक्योर करूंगी, ताकि मुझे कभी भी तुम्हारे आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसकी बातें सुनने के बाद सितारा ने अपने कमरे में आकर राकेश को फ़ोन किया था और उसे ध्रुव के बारे में सब पता लगवाने के लिए कहा था। राकेश के बताने पर ही वो ध्रुव से मिलने भी गई थी। पहले तो ध्रुव ने उसे सारी बात बताई, लेकिन जब सितारा ने उसे उसके साथ चलने के लिए कहा तो वो बहाना बनाकर गायब हो गया। सितारा के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उसे ढूंढने के लिए वक्त बर्बाद करे, इसलिए वो जल्दी से घर वापस आ गई ताकि शादी रुकवा सके। लेकिन उसके आने से पहले ही शादी हो चुकी थी। पर मैं ध्रुव से बिल्कुल प्यार नहीं करती। दिव्या की आवाज़ पर सितारा वापस अपनी सोच में से बाहर आई। जब तुम किसी के ज़बरदस्ती प्यार को नहीं अपना सकती तो उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि कोई तुम्हारे ज़बरदस्ती के प्यार को अपना लेगा? आकर्ष के सवाल पर दिव्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जब तुम ज़बरदस्ती किसी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो किसी और से उम्मीद भी कैसे रख सकती हो कि कोई तुम्हारे ज़बरदस्ती के प्यार को अपनाएगा? तुम हमेशा मेरी एक अच्छी दोस्त थी। तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी तरफ से कभी ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी तुम्हारे बार बार कहने पर मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, हमारे रिश्ते को एक मौका दिया। अपनी आंखों से तुम्हें खुद को धोखा देते हुए देख रहा था। सब कुछ जानता था जो मेरे पीठ पीछे चल रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने अंधा बना रहा, क्योंकि देखना चाहता था तुम किस हद तक गिर सकती हो। और यकीन मानो, तुम्हारे गिरने पर मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। तुमने पैसों के लिए मुझे धोखा दिया, जिससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन शायद तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा मिली, जो तुम इस हालत में दर दर भटक रही थी। गलती ध्रुव की भी, जिसने तुम्हें इस हालत में यूं अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब वो तुम्हें अपनाने को तैयार है। तो अब तुम्हारे इरादे बदल गए। तुम अब फिर से मुझे पाना चाहती हो, क्योंकि अब जिस दौलत शोहरत के लिए तुमने मुझे छोड़ा था वो अब मेरे पास फिर से आ गई है। तो तुम भी फिर से मेरे आसपास अपनी लार टपकाने आ गई, आकर्ष ने व्यंग से कहा, जिस पर दिव्या ने गुस्से से उसे देखा। तुम्हें पता है मैं तुमसे ये शादी हरगिज नहीं करता। सितारा ने मुझसे हाथों करवा ली,
लेकिन फिर भी हमारी शादी नहीं होती, क्योंकि आकर्ष एक बार को किसी कुत्ते पर विश्वास कर लेगा, लेकिन उस इंसान पर नहीं जिसकी फितरत ही बेवफा हो। सितारा ने तुम पर यकीन किया, ये उसकी गलती नहीं, उसकी इंसानियत है। लेकिन तुम्हें उसके भोलेपन का फ़ायदा मैं बिल्कुल नहीं उठाने देता। ध्रुव के बारे में मैंने उसी दिन सब पता लगा लिया था जब तुम इस घर में आई थी, लेकिन मुझे इंतज़ार था कि सितारा खुद तुम्हें जाने और पहचाने। उसे पता चले कि हर इंसान उसके जैसा नहीं हो सकता। उसे तुम अपनी बातों में यूँ उलझा लिया कि वो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब सब कुछ साफ है। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। तुम्हें ध्रुव से शादी करनी है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है, और तुम्हें जो भी फैसला लेना है इस घर से बाहर जाकर लेना। उसकी बातें दिव्या को चुभ रही थी, लेकिन सितारा उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी और पछता रही थी कि उसने आकर्ष को इतना मजबूर कर दिया था, और वो पागल उसके लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी हालत देखो, प्लीज़ मुझ पर तरस खाओ। ओह प्लीज़, पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि अपना ड्रामा बंद करो। मैं इन बातों में नहीं आने वाला। चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मुझे तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालना पड़े। अब तक बर्दाश्त कर लिया, वो मेरी बर्दाश्त करने की हद थी, लेकिन अगर हदें टूटी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसने बेहद गुस्से में कहा। जिसके बाद दिव्या ने बेचारगी से ध्रुव की तरफ देखा। अब उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो चुपचाप उसके साथ बाहर चली गई। मीडिया जो काफ़ी देर से ये सब रिकॉर्ड कर रही थी वहाँ से जाने लगी। तभी आकर्ष एक शख्स के पास गया जो उनमें से ही एक रिपोर्टर था। वो रिपोर्टर हैरानी से आकर्ष को देख रहा था, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता, आकर्ष ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। रिपोर्टर अगर सिर्फ रिपोर्टिंग करे तो अच्छा रहता है, अगर पैसे लेकर किसी को मेंटली टॉर्चर करे तो फिर उनकी रिपोर्टिंग आकर्ष कपूर से बढ़िया और कोई नहीं कर सकता। तुमने जो घटिया सवाल किए थे उनका वीडियो मेरे पास बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन किसी वजह से चुप था। लेकिन अब उन सब का जवाब मैं तुमसे लीगली मांगूंगा, आकर्ष ने उसे गुस्से से कहा। वो रिपोर्टर उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन आकर्ष ने राकेश को इशारा किया तो उसने उसे बाहर निकलवा दिया। बाकी सब मेहमान भी धीरे धीरे जाने लगे। सितारा उदासी से आकर्ष की तरफ देख रही थी, लेकिन दाई माँ के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। चाहे इस वक्त दोनों थोड़े परेशान हो, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो उन दोनों की ज़िंदगी से जा ही चुकी थी। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सितारा ने शिकायती लहजे में कहा तो आकर्ष ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे अपनी बात कहने का मौका भी दिया था क्या तुमने? सॉरी, गलती इतनी बड़ी और माफ़ी इतनी छोटी सी? आकर्ष ने अपनी आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। उन दोनों को वापस से नोक-झोंकते करते देख दाई माँ भी वहाँ से चली गई थी। तो बताइए कैसे मानेंगे आप? सितारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आज उसे जितना अच्छा फील हो रहा था वो बता नहीं सकती थी। ना जाने कब से वो भी एक बोझ के साथ जी रही थी कि कहीं उसकी वजह से आकर्ष की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। अगर कल को दिव्या के साथ वो खुश नहीं रह पाया तो? लेकिन आज सब कुछ ठीक होने के बाद उसका खिला खिला चेहरा ही बता रहा था कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। मेरे साथ एक कॉफ़ी डेट पर चलना होगा तुम्हें, आकर्ष ने भी मुस्कुरा कर कहा। तो सितारा के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। सितारा वहाँ से जाने लगी, लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। सितारा एकदम हैरान रह गई। कुछ नहीं होता तुम्हारी वजह से, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम मानो ना मानो, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम दोनों की ज़िंदगी आपस में जुड़ी हुई है, तो एक के साथ गलत होना मतलब दूसरे के साथ गलत होना, इसलिए खुद के साथ गलत भी कैसे होने दे सकता था? उसने यूं ही गले लगाए हुए कहा। उसके गले से लगते ही सितारा जो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी वो टूट गई और रो पड़ी। हे, रोना नहीं, वरना फिर से उस दिव्या को यहाँ वापस ले आऊँगा, आकर्ष ने शरारती अंदाज में कहा। तो सितारा ने उससे अलग होकर उसके सीने पर हल्का सा हाथ मारा और बोली, खबरदार, जो उसे वापस लाने की बात भी की तो अब अगर उस नक्चड़ी बंदरिया को वापस लाए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।
तुम्हें तो अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, आकर्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिससे सितारा का दिल एकदम से धड़क उठा। वो वहां से जाने लगी, लेकिन एक बार फिर से आकर्ष ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तो ये नहीं कहोगी कि मुझ पर किसी और का हक है? उसके इस तरह ये सवाल पूछने से सितारा के दिल के तार जैसे एकदम से छिड़ गए हों। डेट पर नहीं जाना, वो बात पलटते हुए बोली तो आकर्ष मुस्कुराया और उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, बेसब्र बहुत हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे लिए सब्र भी बहुत है मुझ में। सितारा मुस्कुराई और अंदर की तरफ चली गई। उसका दिल उसे हवा में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था, जिसे संभालने के लिए अंदर जाना जरूरी था। आकर्ष की बात को याद कर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट बनी हुई थी, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपने लिए कपड़े लिए और तैयार होने वॉशरूम में चली गई। कपड़े बदलते हुए उसका ध्यान अपने ही जिस्म पर गया, जिसे देखकर उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट चली गई। जहन में आई उसके अतीत से जुड़ी हर एक याद और वो गहरा घाव जो कभी नहीं भर सकता था। मैं इतना खुश हो रही हूँ, लेकिन ये खुशियाँ क्या मेरे हक में हमेशा के लिए आएंगी? आप कहते हैं कि आपको मेरे अतीत के बारे में पता है, लेकिन क्या वो सच जानते हैं आप, जिसे सुनने के बाद कोई भी लड़का किसी भी लड़की को शायद ही अपनाए? अगर आपको पता चला कि मैं अब अधूरी हूँ क्योंकि मैं कभी माँ, फिर भी अपनाएंगे आप मुझे? मेरी हर सच्चाई को जानने के बाद भी मुझसे इतना इश्क कर पाएंगे आप? उसने नम आंखों से खुद से ही सवाल किया। दिल में उठे कई सवालों को दिल में ही दबाकर सितारा तैयार होकर बाहर आई, जहां आकर्ष उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि दोनों कॉफ़ी पीने बाहर जाने वाले थे। सितारा बाहर आई तो आकर्ष की नज़रें उस पर ठहरी रह गईं। ब्लैक कलर के प्लाजो सूट पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। माथे पर लगी छोटी सी ब्लैक बिंदी, कानों में सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड झुमके और हाथों में ब्लैक कलर की चूड़ियाँ उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। उसने चेहरे पर आए बालों को हाथों से कान के पीछे किया तो उसके हाथों पर लगी मेहंदी देख आकर्ष के चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। उन दोनों का नाम उसके हाथों पर बेहद गहरा रचा था। दोनों सितारा मेंशन से बाहर आकर गाड़ी में बैठ निकल गए। सितारा के दिमाग में अपने अतीत से लेकर आज तक का आकर्ष का साथ बिताया वक्त चल रहा था। कैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उसके मन में डर भी था कि कहीं आकर्ष उसे ये पता चलने पर कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, उसे छोड़ ना दे। उसे अपने ख्यालों में गुम देख आकर्ष ने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा और अपने घुटने पर रख लिया। सितारा एकदम से चौंक गई। उसने अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन आकर्ष ने और भी ज़्यादा हाथों को कसकर पकड़ लिया और सितारा की आंखों में देखने लगा। उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया तो सितारा ने अपने हाथ की पकड़ ढीली छोड़ दी। उसकी आंखों में वो दरख्वास्त थी जो प्रेम से लिखी हुई थी। उसे सितारा इनकार कैसे करती? कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि सारी जिंदगी आकर्ष उसका हाथ यूं ही थाम रखे, लेकिन मन में एक डर भी था कि कहीं अतीत की सच्चाई उन दोनों के हाथ जुदा ना कर दे। आकर्ष ने कहा था कि वो उसके बारे में सब जानता है, लेकिन क्या वो सच में हर बात जानता होगा? सितारा को ये सोच सोच कर ही परेशानी हो रही थी। दोनों कैफे पहुंची तो आकर्ष ने सितारा की तरफ आकर दरवाज़ा खोला और दोनों मुस्कुराते हुए अंदर आए। उसी वक्त कैफे से बाहर आते एक शख्स की नज़र उन दोनों पर गई। सितारा को देखकर वो शख्स एकदम हैरान रह गया था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसका ध्यान आकर्ष पर गया। पूरी मुंबई में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो आकर्ष को ना जानता हो। उसे आकर्ष के साथ देखकर उसकी आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा बड़ी हो गईं। वो जल्दी से बाहर आया और एक तरफ जाकर किसी को फ़ोन मिलाने लगा। सामने वाले शख्स का फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था, जिससे वो आदमी बहुत ज़्यादा झल्ला रहा था। आखिर उसे सामने वाले शख्स ने फ़ोन उठाया और गालियां देते हुए उससे बात शुरू की। फ़ोन पर उस इंसान ने जो भी कहा, सामने वाले शख्स को वो सब सुनकर जैसे एक बहुत गहरा धक्का लगा हो। तुम ध्यान रखो उस पर, मैं अभी आ रहा हूँ, उसने गुस्से में कहा और फ़ोन काट कर जल्दी से अपने घर से निकल गया। आकर्ष ने काफ़ी ऑर्डर किया और सितारा के साथ एक टेबल पर बैठ गया। वेटर ने उनके सामने 2 कप कॉफ़ी लाकर रखी तो सितारा ने एक कप उठाया और कॉफ़ी पीने लगी, लेकिन आकर्ष सिर्फ मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था।
सितारा ने एक घूंट कॉफ़ी पीकर कप नीचे रख दिया तो आकर्ष ने जल्दी से वो कप अपनी तरफ कर लिया और अपना कप उसके आगे बढ़ा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? सितारा ने हैरानी से पूछा और वो कप वापस लेने लगी। तभी आकर्ष ने उस कप को अपने होठों से लगाया और बोला, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है। उसके इतना कहने से ही सितारा के गाल गुलाबी होने लगे थे। उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली और चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। उसे यूं शर्माते देख आकर्ष की मुस्कान और भी ज़्यादा कातिलाना हो गई। बिल पे करने के बाद दोनों बाहर निकले और गाड़ी में बैठ गए। वो शख्स जो काफ़ी देर से बाहर उनका इंतज़ार कर रहा था, उन्हें जाते देख जल्दी से फिर से किसी को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन सामने वाला शख्स फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। आकर्ष ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो वो शख्स भी जल्दी से आकर अपनी बाइक पर बैठ गया और बाइक उन दोनों के पीछे लगा दी। लेकिन थोड़ी दूर आते ही आकर्ष की गाड़ी एकदम से उसकी आंखों से ओझल हो गई। उसने गुस्से में अपने बाइक पर हाथ मारा और वापस कैफे की तरफ चला गया। उन दोनों को मुस्कुराते हुए घर वापस आते देख दाइमा समझ गई थी कि उन दोनों में पूरी तरह से सुलह हो चुकी है। उन्होंने भी मन बना लिया था कि अब वो जल्द ही सितारा से आकर्ष के साथ शादी की बात करेंगी, ताकि दोनों का साथ हमेशा के लिए बन जाए। आकर्ष ने पिछले 2-3 दिनों से काम पर ध्यान नहीं दिया था तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना काम करने लगा। रात हो चुकी थी। खाना खाने के बाद सितारा अपने कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके दिमाग में बार बार वो पल ही घूम रहे थे जब आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन वो चाहते हुए भी उसके हाथ को थाम ना सकी। काश उसने भी थोड़ी हिम्मत कर उसके हाथ को पूरी तरह से अपने हाथों में जकड़ लिया होता। अचानक से उसे अपने गले पर किसी की उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो आकर्ष उसके पीछे ही खड़ा था और उसके गले में एक बेहद खूबसूरत चेन पहना रहा था, जिसमें एक लॉकेट भी था जिस पर AS लिखा था। ये ख्वाब तो मुझे हमेशा ही आते हैं, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि काश इन ख्वाबों को जी पाती मैं। सारा दिन आपके बारे में सोचती रहती हूँ। आपको एक नज़र देखकर ही दिल खुश हो जाता है। आपकी नज़र खुद पर महसूस कर शर्माने लगती हूँ मैं। आपकी एक छुअन दिल में 1000 तरंगों को छेड़ जाती है। महसूस तो आपको रोज़ करती हूँ, लेकिन आज मन कर रहा है कि सिर्फ ख्वाबों में ही नहीं बल्कि हकीकत में आपकी करीबी महसूस कर सकूं। कह सकूं आपसे कि जितना आप मुझे चाहते हैं उतना मैं भी आपको चाहती हूँ। आपकी तरह एक हसीन दुनिया का ख्वाब मैं भी देखती हूँ, जिसमें आप और मैं और हमारी छोटी सी प्यार की दुनिया, जिसमें ना कोई दर्द हो, ना कोई तकलीफ़, ना ही किसी के लिए कोई शिकायत, बस सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार होगा और बेशुमार होगा। लेकिन मेरी ख़राब किस्मत कि ये एहसास सिर्फ मेरे हिस्से सिर्फ ख्वाबों में ही आते हैं। असल ज़िंदगी में तो हम दोनों के बीच बहुत दूरियां हैं। सितारा ने उदासी से मुस्कुरा कर कहा। तभी एकदम से उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसके कानों में आकर्ष की आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम चाहो तो ये सारे हसीन ख्वाब सच हो सकते हैं। सितारा जल्दी से पलटी और आकर्ष की तरफ देखने लगी। अब तक जिसे वो ख्वाब समझकर कुछ भी बोले जा रही थी, वो ख्वाब नहीं हकीकत था। आकर्ष उसके सामने खड़ा था। उसने जल्दी से अपनी गर्दन को हाथ लगाया जिसमें वो चैन और वो लॉकेट अभी भी पहना हुआ था। आप सच में यहाँ थे? वो अभी भी हैरान होते हुए बोली। चुप। आकर्ष बिल्कुल उसके करीब हुआ और उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, सिर्फ आंखों में देखो मेरी, क्या तुम्हें इनमें यही ख्वाब नजर नहीं आते? उसके इस तरह पूछने पर सितारा का दिल धक से हो उठा। उसकी सांसें तेज हो चली थी। बताओ, तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता कि ये कितना चाहती हैं तुम्हें? सितारा के होठ सूखने लगे, लेकिन फिर भी उसने आकर्ष की आंखों में देखा और हाँ में सिर हिलाने लगी। तो फिर क्यों मेरी करीबी सुर ख्वाबों में महसूस कर रही हो? क्यों नहीं मान जाती मेरी बात? हो जाओ ना मेरी और बना लो मुझे अपना। तब हर ख्वाब हकीकत होगा और हकीकत बिल्कुल ख्वाबों जैसी होगी। सितारा के होठ तो जैसे सिल ही चुके थे। वो अपने लबों से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आकर्ष उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसे कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगा। उसके यूं देखने से सितारा ने अपनी नज़रें झुका ली। सितारा का दिल बेचैन होने लगा था। आकर्ष ने उसकी झुकी हुई नज़रें देखी तो मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके माथे पर अपने होठ रख दिए।
सितारा ने जल्दी से आकर्ष के सीने पर अपने हाथ रख उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। अब हकीकत में सिर्फ एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे बेइंतहा इश्क करती हो। मेरे इश्क का सरूर तुम पर भी चढ़ चुका है, आकर्ष ने तड़प कर कहा। उसकी बातें सुन सितारा ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उसके लिए इश्क साफ देखा जा सकता था। सितारा की पलकें उन्हें एहसासों का भार सह ही नहीं पाई और एक बार फिर से झुक गए। कह दो ना एक बार, आकर्ष ने फिर से कहा। उसकी धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले आपको एक हकीकत से रूबरू करवाना चाहती हूँ। दिल में डर है जिसे आपके साथ बांटना चाहती हूँ। देंगे हक आप मुझे मेरी बात कहने का? सितारा ने फिर से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। चाहता तो नहीं कि तुम अपने लबों से कुछ ऐसा कहो जिसे कहते वक्त तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हो, लेकिन अगर बात दिल से अपना डर निकालने की है तो तुम्हारी हर बात को तुम्हारे करीब रहकर सुनूंगा, आकर्ष ने उससे कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे की बालकनी की तरफ ले गया। सितारा के कमरे की बालकनी बहुत ज़्यादा खास थी। वहाँ पर आकर्ष ने नीचे पूरी घास और ऊपर एक झूला लगवाया था जिस पर दो शख्स आराम से बैठ सकते थे। पूरी बालकनी बेहतरीन फूलों और पेड़ पौधों से भरी हुई थी। आकर्ष को पता था कि सितारा को फूल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए उसने पूरी बालकनी को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया था। आकर्ष बैठा तो सितारा भी उसके पास बैठने लगी, लेकिन आकर्ष ने ना में अपना सिर हिलाया और खुद पूरे झूले पर टांगे फैलाकर लेट गया। सितारा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। तभी अचानक आकर्ष ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सितारा तो एकदम शौक रह गई। कहा था तुमसे तुम्हारी हर बात तुम्हारे करीब रहकर सुनूंगा, और सच कहूँ तो तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुम्हारे साथ कुछ पलों को जीना चाहता हूँ। इतने दिनों से जो दूरी तुमसे बनाई रखी, अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। आकर्ष ने उसके कानों से अपना होठ लगाते हुए कहा। उसके होठों की हल्की हल्की छुअन से सितारा बेचैन हो रही थी और इसी बेचैनी में उसके नाखून आकर्ष के हाथों पर गड़ गए। बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का। जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से हमेशा तुम्हारी करीबी मुझे सुकून देती रही है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता था। परेशानियों की वजह से दिमाग अपना आपा खोने लगता था, लेकिन तुम्हें देखते ही जैसे सब कुछ शांत हो जाता था। हर परेशानी दूर चली जाती थी, दिल को एक सुकून मिल जाता था। और आज जब तुम मेरे इतने करीब हो तो यूं लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ और पूरी जन्नत मेरी बाहों में। आकर्ष ने यूं ही उसके कंधे पर अपनी गर्दन रख कहा। सितारा की पीठ आकर्ष के सीने से लगी हुई थी। आप सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं? उसकी बातों को सुन सितारा ने पूछा, जैसे एक बार फिर से उसका जवाब सुनकर इस बात पर यकीन करना चाहती हो कि हाँ, कोई सच में उसे इतना ज़्यादा चाहता है कि उसकी तुलना जन्नत से कर रहा है। सामने आसमान दिखाई दे रहा है तुम्हें? आकर्ष ने आसमान की तरफ देखते हुए ही पूछा। उसके पूछने पर सितारा ने नज़रें उठाकर ऊपर की तरफ देखा, जहां खुला आसमान उन दोनों को ढक रहा था और चांद सितारे उन पर अपनी नज़रें डाल रहे थे। क्या तुम उस आसमान को माप सकती हो? आकर्ष ने फिर से सवाल किया तो सितारा ने हल्का सा उसकी तरफ मुड़ते हुए ना में इशारा किया। बस यूं ही, मैं भी नहीं बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। तुमसे शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसे ही ये रात इस चाँद से जुड़ी हुई है, उसके बिना इसका वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसी तरह मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। ना तुम्हारे बिना मेरा कभी कोई दिन हो और ना ही कभी कोई रात। अपनी हर सांस सिर्फ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। सुबह उठूँ तो तुम्हारा खिला हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने हो, और रात को जब सोऊं तो तुम्हें अपनी आंखों में भरकर सोऊं। बहुत कुछ देख चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ खोया भी है और पाया भी। अब बस सुकून से तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि हमारा भी एक परिवार हो, हमारी भी एक दुनिया हो। सितारा, जो मुस्कुराते हुए उसकी हर एक बात को सुन रही थी, उसकी आखिरी बात सुनकर अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। आंखें नम होने लगी तो दिल में डर बैठने लगा
और अगर मैं कहूँ कि आपकी ये चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती तो उसने किसी तरह कहा। आकर्ष ने उससे कुछ कहना चाहा लेकिन सितारा की बात सुन वो चुप हो गया। बहुत छोटी थी मैं जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। पापा ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की। लेकिन अचानक से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। मेरे सामने वो हमेशा अच्छा रहने की कोशिश करते, लेकिन मैं जानती थी कि अंदर ही अंदर वो बहुत सारा घुट रहे हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरी ज़िद करने पर वो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें कैंसर है और वो सिर्फ 2-3 महीने ही और जी सकते हैं। मैं छोटी थी लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी कि इन बातों को समझ ना पाऊँ। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई। माँ तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई थी, ना जाने कहाँ। सिर्फ पापा ही थे एक मेरे पास जो मेरे अपने थे, मेरे जीने का सहारा थे। लेकिन अब भगवान उन्हें भी मुझसे छीनना चाहता था। बहुत शिकायत की थी मैंने भगवान से उनके इस फैसले पर, लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा यही समझाया कि इस दुनिया में हर इंसान अपनी सांसें पहले ही उस भगवान से लिखवा कर आता है और उसकी मर्ज़ी के बिना कोई भी इंसान एक भी सांस ज़्यादा नहीं ले सकता। इंसान का जीना मरना सिर्फ उस भगवान के साथ होता है। अगर इंसानों को ये फैसला करने दिया जाए तो शायद कोई भी इंसान इस दुनिया को छोड़कर ना जाना चाहे। मैं उनकी बातें भी समझती थी लेकिन भगवान के इस फैसले को अपनाने की हिम्मत भी मुझ में नहीं थी। मैंने पूरी कोशिश की कि अपने बाबा को खुश रख सकूं, उन्हें ठीक कर पाऊं, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने जहां तक संभव हो सकता था इलाज किया और एक दिन यूं ही इलाज के दौरान मेरे पापा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, मेरी ज़िंदगी मेरे पापा के साथ ही चली गई। मैं घंटों रोती रही लेकिन चुप कराने वाला कोई नहीं था। हर रिश्तेदार मेरी जिम्मेदारी उन पर ना आ जाए ये सोचकर मुझसे दूर ही रहते। कहकर वो हल्का सा व्यंग से मुस्कुराई। 15 साल की थी मैं जब ये कड़वी सच्चाई समझ आ चुकी थी कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी आपका अपना नहीं होता। लेकिन उस दिन मेरे मन से ये वहम भी निकल गया जब मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को एक बार फिर से देखा। 7 साल, पूरे 7 साल बाद वो मेरी ज़िंदगी में लौट कर आई थी। बेहद सजी धजी, बिल्कुल एक दुल्हन के श्रृंगार जैसा उन्होंने खुद को सजाया हुआ था। हाथों में हरी भरी चूड़ियाँ, बालों में गजरा, लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन्हें देखते ही मैं जाकर उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। पापा के जाने के बाद पहली बार मैं किसी शख्स के गले लगकर रोई थी। मुझे लगा जितना दुख मुझे है बाबा के जाने का उतना भी उन्हें ही होगा, लेकिन उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। उनके साथ 2-3 आदमी और भी थे जो लगातार मुझे देख रहे थे, लेकिन मैं अपने दुख में इस कदर खोई हुई थी कि मुझे रोने के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और जल्दी से अपना सामान बांधने को कहा। मैं अपने पापा के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि वो उस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती और मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए ही आई हैं। पापा को तो मैंने पहले ही खो दिया था, अब माँ को नहीं खो सकती थी, इसलिए चुपचाप उनके साथ आ गई। 2-4 दिन बीते। पहले 1-2 दिन तो माँ ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन बाद में उनका व्यवहार बदलने लगा। वो हर वक्त घर के बाहर ही रहती थी और मैं अकेली घर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि वहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, कोई मेरे साथ नहीं होता था उस बड़े से घर में। मैं अकेली बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। मैं माँ से बहुत बार पूछती कि वो कहाँ जाती हैं और अगर हो सके तो मुझे अपने साथ ले जाया करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी और घर पर मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। लेकिन हर बार वो मुझे डांट कर चुप करा देती। उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता था। जब मैं उनसे कोई ज़िद करती तो वो मुझ पर हाथ उठाने लग जाती। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वहाँ रहना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पापा ने कभी मुझे डांटा तक नहीं था, लेकिन वो छोटी सी बात पर भी मुझ पर हाथ उठा दिया करती थी। एक दिन वो मेरे कमरे में आई और मुझे एक साड़ी देते हुए बोली कि इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जा। मैंने उनसे पूछा कि क्या हम कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने एक बार फिर उनसे सवाल किया, प्लीज़ बताइए ना, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने पलट कर मुझे एक थप्पड़ मारा और बोलीं, कभी दोबारा मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत भी मत करना। जितना बोला गया है उतना करो। मैं एकदम दंग रह गई। सिर्फ एक सवाल पूछने पर उन्होंने मुझे इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि मेरे होठों के किनारे से खून बहने लगा। मेरा पूरा चेहरा सुन्न पड़ गया था, लेकिन चेहरे के साथ साथ दिमाग भी एकदम सुन्न हो गया था कि आखिर ये सब हुआ क्या। कहते कहते उसकी आंखों से एक बूंद आंसू आकर उसकी हथेली पर गिरा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।